बात, पित्त, कफ के अनुसार रोगी की प्रकृति जांचना। बात यानी वायु, पित्त और कफ, इन तीनों को दोष कहा जाता है और धातु भी कहा जाता है। धातु और मल इन तीनों से दूषित होते रहते हैं, इसलिए इनको दोष की संज्ञा दी गई है और यह देह को धारण करते हैं, इसलिए इनको धातु भी कहा गया है। आयुर्वेद की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य और रोगों की चिकित्सा में उसकी प्रकृति का विशेष योगदान रहता है, क्योंकि प्रकृति के आधार पर ही एक स्वस्थ व्यक्ति अपने अनुकूल आहार विहार को चुन सकता है और इसी के आधार पर रोगी को औषधि भी दी जाती है। प्रकृति का निश्चय किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट, स्वभाव, चारित्रिक विशेषताओं आदि को देखकर किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की एक शारीरिक और मानसिक प्रकृति होती है। अधिकांश लोगों के शरीर की एक अलग प्रकृति होती है और कुछ की प्रकृति मिश्रित होती है। आधुनिक समाज और विभिन्न संस्कृतियों और सामाजिक वर्गों के सम्मिश्रण के कारण प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति में परिवर्तन हुए हैं और मिश्रित या दोहरी प्रकृति का निर्माण भी हुआ है। आयुर्वेद के अनुसार इस प्रकृति का निर्धारण जन्म से पहले ही हो जाता है। आयुर्वेद में प्रकृति गर्भ धारण की स्थिति में शुक्राणु और अंडाणु के संयोग से व संयोग के समय जो दोष यानी वात, पित्त, कफ विद्यमान होते हैं, उन्हीं के आधार पर बच्चे के शरीर की बनावट, उसका स्वभाव तथा मानसिक और चारित्रिक गुणों का विकास होता है। इन गुणों और विशेषताओं को ही आयुर्वेद में प्रकृति कहा जाता है। यदि इस स्थिति में तीनों दोष सम अवस्था यानी समान अवस्था में हो तो स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है। यदि तीनों बहुत अधिक असंतुलित व विषम हैं तो इससे गर्भ ठहरेगा नहीं या गर्भ ठहरने पर भी भ्रूण का ठीक विकास नहीं होता है। विकास होने पर भी उसमें कोई न कोई विकार अवश्य आ जाता है। यदि तीनों दोषों में से कोई एक दोष अधिक मात्रा में है या अधिक सीमा तक विद्यमान है तो उस दोष के अनुसार ही बच्चे के गुण, कर्म और स्वभाव, शारीरिक रचना व प्रकृति उत्पन्न होती है। यदि दो दोषों की अधिकता है तो दोनों के गुणों का मिश्रण होगा और बच्चे के स्वभाव आदि भी उसी अनुरूप बनेंगे। गर्भ से लेकर पुंसवन एवं सीमान्यतोन्नयन से लेकर जात कर्म, संस्कार, नामकरण एवं अन्नप्राशन आदि 16 संस्कारों का भी मनुष्य पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। चरक महर्षि ने इनकी विशेषता व विशेष व्यवस्था बताई है। इस आधार पर 7 प्रकार की प्रकृतियां मानी गई हैं। प्रकृति के प्रकार। मनुष्य की प्रकृतियां 7 प्रकार की हैं। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, वात पित्त प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति, वात कफ प्रकृति, सम प्रकृति यानी वात पित्त कफ की समान प्रकृति। यह तथ्य ध्यान में रखने योग्य है कि जन्म के समय व दोषों की अवस्था के अनुसार जो प्रकृति बन चुकी है वह अंतिम होती है। उसमें दोषों की वृद्धि का प्रकोप तो होता रहता है, परंतु उस मूल प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। एक विशेष प्रकृति वाले व्यक्ति में उस विशेष दोष का प्रकोप या अधिकता या उससे संबंधित रोग बहुत जल्दी हो जाता है। अर्थात वात प्रकृति मनुष्य में थोड़ी सी भी अनियमितता से वात एकदम बढ़ जाता है तो कफ प्रकृति के मनुष्य में कफ और पित्त प्रकृति के मनुष्य में पित्त थोड़े से गलत खान पान, गलत आहार विहार से एकदम बढ़ जाते हैं। वस्तुतः इस प्रकृति के निर्माण में दोषों के अतिरिक्त निम्नलिखित तत्व भी छिपे हुए या गौण रूप से सहायक होते हैं। प्रत्येक प्रकृति से युक्त अर्थात वात, पित्त और कफ प्रकृति वाले मनुष्य की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं इनमें इनके वात, पित्त, कफ के अनुसार पाई जाती हैं, जिनसे किसी रोगी की प्रकृति पहचानी जाती है।
अतः रोगी की प्रकृति पहचानने की जो विशेषताएं हैं वह निम्नलिखित हैं। अब वात प्रकृति के लक्षण। तीनों दोषों में वायु ही प्रधान है। बिना वायु के प्राणी क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। देहधारियों में या देहधारियों के लिए बाहरी और भीतरी दोनों ही रूप से वायु की आवश्यकता होती है। बाहरी वायु प्राणियों को जीवन देती है तथा जीवित रखती है और चैतन्य रखती है। भीतरी वायु शरीर के भीतर काम करती है। वात प्रकृति के लक्षण निम्न प्रकार से हैं। वात प्रकृति वाला मनुष्य जागने वाला होता है, बाल थोड़े होते हैं, हाथ पैर रूखे हुए फटे हुए होते हैं, जल्दी चलने वाला होता है, अधिक बोलने की प्रवृत्ति होती है, वह हकलाकर बोलता है, रूखे शरीर वाला होता है, स्वप्न में आकाश में चलने वाला होता है, यानी उसे आकाश से संबंधित ड्रीम दिखाई देते हैं, पतला शरीर और हड्डियां भी थोड़ी पतली होती हैं, मोटी बनावट के साथ गहरे रंग के बाल होते हैं, टेढ़ा चेहरा होता है, कम सहन शक्ति, शीत अच्छी नहीं लगती, मैत्री दृष्टि और चाल में भी चंचलता होती है, कमजोर होता है, उम्र कम होती है, नींद कम आती है, अस्थिर व्यवहार होता है, अक्सर चीज़ों को खोना और गलत जगह पर रखना, रचनात्मक और कलात्मक प्रवृत्ति, संवेदनशीलता और शर्मीलापन, त्वरित सोच और सनकपन का स्वभाव, समस्याओं और चुनौतियों से अच्छी तरह निपटना या उनसे लड़ना व उनका उपाय करना, चिंता तनाव व भय उत्तेजना का स्वभाव, नास्तिक होता है, वह दूसरों को देखकर जलने वाला ईर्ष्यालु होता है, अधिक खाने वाला और विलासी होता है, गाने हंसने शिकार खेलने और झगड़ा करने में रुचि अधिक होती है, मीठे खट्टे और चरपड़े तथा गर्म पदार्थ अनुकूल लगते हैं, पानी आदि पीते समय आवाज़ होती है, आंखें रूखी गोल और असुंदर अथवा सो जाने पर खुली रहती हैं, जरा सी देर में ज्ञानवान और जरा सी देर में ज्ञान को भूलकर मूर्ख हो जाता है। यह लक्षण जिनमें हो उसे वात प्रकृति वाला समझना चाहिए। पित्त प्रकृति के लक्षण। पित्त एक तरह का पतला द्रव्य है, यह गर्म है, यह दस्तावर चरपरा हल्का चिकना और तीक्ष्ण होता है। पाक के समय यानी पकने के समय इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। पित्त का मुख्य गुण दोष गर्मी है। आमतौर पर पित्त प्रकृति वाले लोगों में पाए जाने वाले लक्षण इस प्रकार हैं। जिनके बाल असमय ही या समय से पहले ही सफ़ेद हो गए हों, वह हल्के रंग के बाल हों, शरीर का रंग गोरा हो, इनका शरीर कोमल और साफ होता है, स्वभाव क्रोधी हो, पसीना अधिक आता हो, खूब चतुर हो, अधिक खाता हो, आंखें लाल रहती हों, स्वप्न में आग बिजली सूर्य आदि पदार्थों को देखता हो, स्वस्थ मांसपेशियां तथा शारीरिक रूप से संतुलित हो, व मुहासे व झाइयाँ हो, फूल और चंदन आदि के लेप को चाहने वाला हो, अच्छी सहन शक्ति ताकत और सहनशीलता होती है, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, जिसको भूख प्यास अधिक लगती हो, अन्य लोगों की तुलना में बेहतर समझ में बुद्धिमत्ता होती है, तुनक मिजाज स्वभाव होता है, अच्छा भाषण कौशल, अच्छी स्मृति होती है, अधीरता व क्रोध का स्वभाव होता है, हावी होने की आदत होती है, पवित्र और अच्छे चाल चलन वाला होता है, अपने अधीन रहने वालों पर दया करता है, वैभव साहस और बुद्धि बलयुक्त हो, डरे हुए दुश्मन की भी रक्षा करने वाला हो, स्मरण शक्ति पूरी हो, स्त्री गमन न करता हो, अल्प वीर्य और कामदेव वाला हो, पानी की चलती हुई लहर के समान कांतिवान हो, मीठे कड़वे कसैले और शीतल अन्न में रुचि रखने वाला हो, धर्म से द्वेष रखने वाला। पित्त प्रकृति वालों को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती,
शरीर में झाई, तिल और खुजली की अधिकता होती है। दाढ़ी, मूछ, रोम और बाल प्राय नरम, छोटे और भूरे होते हैं। छाती, मुंह, बगल और मस्तक तथा सारे शरीर में सड़ी दुर्गंध आती है। मध्यायु यानी मध्य आयु जीने वाला, ज्ञानवान और धनवान होता है। प्रीति रखने वाला हो तथा अपनी तारीफ चाहने वाला हो। यह लक्षण जिसमें हो उसे पित्त प्रकृति वाला समझना चाहिए। कफ प्रकृति के लक्षण। कफ का स्वरूप सफेद, भारी, चिकना तथा शीतल होता है और स्वाद में मधुर होता है। इसका स्वरूप दोषयुक्त होने पर खारा हो जाता है। कफ का मुख्य गुण भारीपन है। आमतौर पर कफ प्रकृति वाले लोगों में पाए जाने वाले शारीरिक लक्षण इस प्रकार हैं। कफ का स्वरूप चंद्रमा के समान है, इसलिए कफ प्रकृति वाला मनुष्य सौम्य होता है। हड्डियों के जोड़, मांस आपस में मिले हुए चिकने और दृढ़ होते हैं। यह भूख, प्यास, दुख और क्लेश से घबराता नहीं है। बुद्धिमान, सतोगुणी और वचन का पालन करने वाला होता है। शरीर का रंग प्रियंगु, मूंज, डाब, गोरोचन, कमल और सोने के समान होता है, यानी गोल्ड के समान। बाल घने और काले होते हैं। अंग कोमल, शरीर समान और सुंदर होता है। ओज अर्थात सामर्थ्य से अधिक होती है, यानी ओज और चमक तथा सामर्थ्य इनमें अधिक होती है। धर्मात्मा, कठोर वचन न बोलने वाला, चुपचाप शत्रु के साथ बहुत दिनों तक बैर रखने वाला, बाल्य अवस्था में बहुत कम रोने वाला और चपलहीन होता है तथा चंचलताहीन होता है। कड़वे, कसैले, तीक्ष्ण, रूखे और अल्प भोजन करने वाला किंतु बलवान होता है। आंखों के कोने में लालाई या लालिमा होती है। आंखें चिकनी, बड़ी, लंबी और स्पष्ट होती हैं। क्रोध और क्षुधा कम होती है, यानी क्रोध और भूख, प्यास थोड़ी कम लगती है। बुद्धिमान, काम में देर करने वाला, क्षमावान, निद्रालु यानी नींद अधिक लेने वाला, लोभी और पराया एहसास मानने वाला होता है। विद्वान, गुरुभक्त और प्रेम को स्थिर रखने वाला होता है। स्वप्न में कमल और चकवा, चकई पक्षियों युक्त जो जलाशयों को देखता है। कफ प्रकृति वाला व्यक्ति विष्णु, इंद्र, रुद्र, वरुण, गरुण, अग्नि, हंस, हाथी, सिंह, घोड़ा, गाय और बैल जैसे स्वभाव वाला होता है। ठोस शरीर संरचना, मदोन्मत्त हाथी के समान व भारी वजन वाला शरीर, अच्छी त्वचा के साथ पीत रंग या पीला रंग होता है। अत्यधिक नींद लेने का स्वभाव, संवाद स्थापित करने में कठिनाई, दूसरों पर भावात्मक रूप से निर्भर होना, वीर्य बहुत होता है और यह अधिक महत्वपूर्ण करता है। आहार विहार और चेष्टा मंद होती है। बलवान, धनवान, विवेक, ओज वाला व आयु वाला होता है। हरित संहिता के अनुसार जिसके रोम और नख लंबे हों वह कफ वाला होता है। गंभीर बोलने वाला हो, ऊँघना, सोना, पढ़ना लिखना जिसे अच्छे लगते हों, गाना बजाना पसंद करने वाला, ऐसे गुणों से युक्त मनुष्य कफ प्रकृति वाला होता है। अब अगली प्रकृति है वात पित्त प्रकृति। तो इसके लक्षण क्या हैं? जिसमें वात और पित्त दोनों प्रकृति के लक्षण हो वह वात पित्त प्रकृति कहलाती है। पित्त कफ प्रकृति के लक्षण, जिसमें पित्त और कफ के लक्षण हो वह पित्त कफ प्रकृति कहलाती है। वात कफ प्रकृति के लक्षण, जिसमें वात और कफ के लक्षण हो वह वात कफ प्रकृति कहलाती है। अब अंतिम है सम प्रकृति, यानी वात पित्त कफ प्रकृति के लक्षण जिसमें समान हो। चरक और हरित संहिता ने सम प्रकृति की चर्चा भी की है और इसके निम्नलिखित गुण कहे हैं या लक्षण कहे हैं, जिनमें कई तरह के मिले हुए रंग हों, जो खूबसूरत हो,
धीर गंभीर हो, स्त्री को चाहने वाला हो, बोझ को सह सकने वाला हो, भोगी हो। जिनमें यह लक्षण मिले वह सम प्रकृति वाला मनुष्य कहलाता है। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रकृतियां हैं, जैसे त्रिदोष, वात पित्त कफ के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की प्रकृति दो तरह की होती है, सहज या मूल प्रकृति या परिस्थितिजन्य प्रकृति। सहज या मूल प्रकृति सामान्य रूप से शरीर में त्रिदोष वात पित्त कफ की स्थिति या स्वरूप रहता है, उसे सहज या मूल प्रकृति कहते हैं। उसे स्थायी प्रकृति भी कहा जाता है। सामान्यतः मनुष्य की इन्हीं दोषों की स्थिति के अनुसार उसकी रुचि व कार्य में प्रवृत्ति होती है। यानी सहज रूप से वात पित्त कफ का शरीर में रहना सहज प्रकृति कहलाती है। अब परिस्थिति जन्य प्रकृति, दूसरी प्रकृति हमारे आहार विहार व्यवहार परिस्थितियों व दिनचर्या एवं ऋतुओं पर निर्भर है, जो परिस्थितियों के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। यह अस्थायी होती है। मिश्रित प्रकृति वाले जैसे वात पित्त कफ प्रकृति, पित्त कफ प्रकृति आदि के मनुष्य में दोनों प्रकृतियों की विशेषताएं आपस में मिली होती हैं। वात प्रकृति वाले व्यक्ति में वातिक रोग, पित्त प्रकृति वाले में पित्त संबंधी रोग तथा कफ प्रकृति वाले में कफ संबंधी रोग शीघ्रता से और आसानी से आक्रमण करते हैं। विशेष प्रकृति वाले व्यक्ति को चाहिए कि उस विशेष दोष को बढ़ाने वाले आहार विहार को सेवन न करे, इसके विपरीत आहार विहार का सेवन करे जो उसे या उस दोष को शांत करने वाला हो। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अपनी प्रकृति के विषय में जानकारी प्राप्त करना जहाँ स्वयं व्यक्ति के लिए उपयोगी है, वहीं चिकित्सक के लिए भी रोग की प्रकृति को जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी रोग को उपचार करते समय प्रकृति को ध्यान में रखकर ही औषधि आहार विहार आदि का निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार मनुष्य की प्रकृति का ज्ञान आयुर्वेद चिकित्सा का अत्यंत आवश्यक अंग है तथा अत्यंत जरूरी अंग है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अपनी प्रकृति को पहचान कर हम अपने जीवन में कुछ नियम पालन करके कुछ रोगों से भी बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।